बच्चों, आपने संख्या पद्धति में कुछ संख्या समूहों के बारे में जाना। वे संख्या समूह कौन कौन से हैं, एक बार फिर से आपको दोहरा दूँ। पहला संख्या समूह प्राकृत संख्या, दूसरा संख्या समूह पूर्ण संख्या, तीसरा पूर्णांक, चौथा परिमेय संख्याओं। आपने यह भी जाना कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। हम लोगों ने पहले भी देखा कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक संख्या है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो पाएंगे कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्णांक संख्या है और प्रत्येक प्राकृत संख्या एक परिमेय संख्या भी है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक संख्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, इसलिए प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या भी है। प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या है, लेकिन उल्टा विपरीत सही नहीं है। सही नहीं है मतलब क्या? सही नहीं है मतलब कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं है, अथवा प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं है, अथवा प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं है। अब हम लोग प्रश्नावली 1.1 पे आ रहे हैं। इनके प्रश्नों के उत्तर कैसे देंगे, इस पर हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। सामने बोर्ड पर आपका प्रश्न भी लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये क्या है? प्रश्नावली 1.1। देखिए, ये प्रश्नावली 1.1। अब हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q 0 के बराबर नहीं है? उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर अगर पूर्व वीडियो में भी आप देखेंगे स्पष्ट रूप से आपको मिल जाएगा, लेकिन पुनः क्योंकि यह एक एक्सरसाइज है, मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी बच्चे अच्छी तरीके से सीख जाएं और इसका अभ्यास करें। जितना अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे, उतना दिन तक आप उसको याद रखेंगे, जो आपके आने वाले भविष्य के लिए अच्छा होगा। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। कहता है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? इसका उत्तर क्या होगा? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। अब दूसरा प्रश्न, क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? तो उत्तर होगा हाँ, शून्य अर्थात 0 को 0 बटा a के रूप में लिख सकते हैं, जो p बटा q के रूप का है। जहाँ p क्या है? p किसके बराबर है? 0 के बराबर, तथा q किसके बराबर है? 1 के बराबर है। और यह 0 और वह 1, ये दोनों क्या हैं? पूर्णांक हैं। और क्या q 0 के बराबर हो गया? नहीं, q किसके बराबर है? 1 के बराबर है, इसलिए q 0 के बराबर नहीं है। स्पष्ट है? उत्तर स्पष्ट है ना? चलिए अब प्रश्न 2, दूसरा प्रश्न लेते हैं। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। पहले 3 को हम लिख क्या सकते हैं? तो 3 को 3 बटा 1 लिख सकते हैं। ये तो ऑब्वियस है, क्योंकि 3 को 1 से भाग देंगे क्या होगा उत्तर? भागफल 3, इसलिए उत्तर 3। 4 को 1 से भाग देंगे तो भागफल 4, अर्थात उत्तर 4, इसलिए क्या हो गया? 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 बटा 1। अब हमें कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है? आप देख पा रहे हैं 6 परिमेय संख्याएं।
6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए हम लोग थोड़ा एक रफ वर्क करते हैं। क्या करते हैं? 6 में 1 जोड़ देते हैं। कितना आ गया? 7। कितना आया? 7। सही बात। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर अंश और हर दोनों को 7 से गुना करेंगे। इसमें भी अंश और हर दोनों को 7 से गुना करेंगे। 3 को 7 से गुना किया 21, 1 को 7 से गुना किया 7, इसलिए 3 बराबर क्या हो गया? 21/7। ये कैसा भिन्न हुआ? तुल्य भिन्न या समतुल्य भिन्न। यहाँ पर देखिए क्या हो गया? 4। 4 बराबर क्या हो गया? 4, यहाँ 4 गुना 7 बटा 1 गुना 7 बराबर 28 गुना 7। यह भी समतुल्य। किसके समतुल्य भिन्न? 4 का समतुल्य भिन्न है। अब देखिए 21/7 अर्थात क्या? 3 को हम लोग क्या लिख रहे हैं? 21/7। 4 को क्या लिख रहे हैं? 28/7। तो 3 और 4 के बीच लिखना है, इसीलिए 21/7 और 28/7 को क्या करना होगा? छोड़ना होगा। तो अभिष्ट 6 परिमेय संख्याएं क्या हो गई भाई? 22/7, 21 के बाद 22 आता है तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 तथा 27/7। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, 6 परिमेय संख्या हो गई ना। तो यह हमारे पास अभिष्ट परिमेय संख्याएं मिल गई। क्या समझ में आ गया? सही है। ऐसे ही आप किसी भी 2 संख्या ले सकते हैं। यहाँ 3 और 4 है, खुद से सीखना है। आप यहाँ क्या कर लें? 5 6 ले लें, क्या करें? 1 2 ले लें, क्या करें? 7 8 ले लें। ऐसे विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को लेकर आप हल करें। आप क्या करेंगे? सीख जाएंगे। अभी क्या हो रहा है? आप समझ जाएंगे। समझने और सीखने में अंतर है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है? 3/5 और 4/5 के बीच कितनी परिमेय संख्या है? 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का प्रश्न जब मैं आपको परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा रहा था उसमें भी बता चुका हूँ। उस समय मैंने कहा था कि मैं यह प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, परंतु बाद में मैंने निश्चय किया कि शायद कुछ बच्चों को बहुत परेशानी हो, उन्हें समझ में नहीं आ रहा हो, तो कम से कम इसका हल वो जान जाएंगे और अभ्यास कर करके सीख जाएंगे। इसलिए मैंने प्रश्नावली 1.1 को बनाने का निश्चय किया। तो कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हल करेंगे? हमें कितनी परिमेय संख्याएं प्राप्त करनी है? 5। 5 में हम लोग क्या करेंगे? 1 जोड़ेंगे। कितना हो गया? 6। और अब क्या करेंगे? 3/5 का एक समतुल्य भिन्न प्राप्त करेंगे जिसके अंश और हर को हम लोग 6 से गुना करेंगे। यहाँ पे देखिए गुना किया, 3 गुना 6 बराबर 18, 5 गुना 6 बराबर 30, इसलिए 3/5 बराबर क्या हो गया? 18/30। इसी प्रकार से 4/5 का भी एक समतुल्य भिन्न प्राप्त करेंगे और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि अंश और हर को पुनः 6 से गुना कर रहे हैं। तो हमने क्या किया? 4 को 6 से गुना किया, 5 को भी 6 से गुना किया। क्या हमारा समतुल्य भिन्न आया? 24/30। तो हमारे पास अब 2 भिन्न हो गया, 18/30 और 24/30। किसके बदले? 3/5 और 4/5 के बदले। मतलब 3/5 की जगह पे हमें क्या मिल गया? 18/30। क्या मिला? 18/30, है ना। 3/5 की जगह 18/30 मिला और 4/5 की जगह हमें क्या मिला? 24/30 मिला। इसीलिए हमें अब जो 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हैं वो 18/30 और 24/30 के बीच का होना चाहिए। तो अभिष्ट परिमेय संख्याएं क्या हो गई? अभिष्ट परिमेय संख्याएं हो गई 18 के बाद गिनती शुरू कीजिए, 19 20 21 22 और 23। और नीचे क्या है? हर में क्या है? 30 है, तो सभी में हर में 30 लगा दीजिए। तो अब हमारे पास परिमेय संख्या होंगे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 तथा 23/30। लेकिन इसमें से कुछ परिमेय संख्याएं जो हैं वो अपने लघुत्तम रूप में नहीं हैं। हम लोगों ने पहले ही जाना कि प्रत्येक परिमेय संख्या अगर लघुत्तम रूप में हो तो ज़्यादा बेहतर है हमारे उत्तर के लिए। इसलिए हम लोगों ने इसे क्या किया?
लघुत्तम रूप में लिख दिया। कैसे लिखा तो देखिए यहाँ पे क्या है, 0 0 दोनों में है, कैंसिल कर दीजिए या 10 से भाग दीजिए, 2/3 हो गया। 21 और 30 में क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड है आपको पता है, 3 है। तो 3 को 3 से क्या किए, भाग दे दिए, तो यहाँ कितना हो गया 7, और 3 से यहाँ भाग दे दिए तो कितना हो गया 10। ऐसे ही 22/30 में 22 और 30 में कौन सा उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 2 है, इसीलिए इसको 2 से भाग देते हैं तो 11, और यहाँ क्या हो गया 15। अतः हमारे पास जो अभिष्ट संख्याएं हो गई वो कैसी हो गई, 19/30 हो गई, 2/3 हो गया, 7/10 हो गया, 11/15 हो गया और 23/30 हो गया। यही हमारा उत्तर है, यही हमारा उत्तर है। ठीक है ना। अब दूसरा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। मैं प्रश्न भी लिख रहा हूँ, प्रश्न इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझा पाऊँ, और जब आप समझ लेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे तो सीख जाएंगे। तो पहला क्या है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यही हमारा प्रश्न है कि यह कथन सत्य है अथवा असत्य। अगर सत्य है तो क्यों, और असत्य है तो फिर क्यों। बात समझ आ रही ना। हमारे पास जो कथन दिए गए हैं उसे सत्य या असत्य के कैटेगरी में रखना है, और अगर सत्य है तो क्यों, कारण बताना है, और असत्य है तो क्यों, कारण बताना है। तो पहला क्या है हमारे पास, पहला स्टेटमेंट क्या है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या है ये, सत्य है या असत्य है। स्वाभाविक रूप से यह सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि प्राकृत संख्याओं के समूह में क्या मिलाने पर, शून्य, देखिए शून्य मिला देने पर हमें क्या मिलता है, पूर्ण संख्याओं का समूह प्राप्त होता है। उत्तर हमारा इतना ही हो जाएगा। या फिर हम ऐसे भी उत्तर लिख सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं के समूह में सभी प्राकृत संख्याएं सम्मिलित हैं, इसीलिए यह कथन सत्य है। ठीक है, उत्तर इतना लिख देने पर हमारा काम बन जाएगा। और दूसरा कथन क्या कह रहा है, दूसरा कथन कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। सत्य है या असत्य है। आपको याद है पूर्णांक संख्या ना, पूर्णांक संख्याएं क्या थी, पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृत संख्याओं का ऋणात्मक रूप मिला देने पर हमें पूर्णांक प्राप्त होती है, या पूर्णांकों का समूह प्राप्त होता है। तो पूर्णांकों के समूह में कौन कौन सी संख्याएं होती है, प्राकृत संख्याएं होती है, पूर्ण संख्याएं होती है। लेकिन ये ऋणात्मक जितनी भी संख्याएं हैं वह पूर्णांक संख्याएं तो हैं, परंतु पूर्ण संख्याएं नहीं हैं। अतः क्या हो गया, एक उदाहरण असत्य हो गया, यह असत्य हो गया। एक उदाहरण, -3 एक पूर्णांक संख्या है परंतु एक पूर्ण संख्या नहीं है। इसकी जगह दूसरा उत्तर भी लिख सकते हैं। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, उत्तर होगा असत्य, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं हैं। ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं हैं। यह दूसरा उत्तर होगा। आप इसमें से जो उत्तर हो, लिखना हो लिख लीजिए, दोनों सही है। तीसरे कथन को देखते हैं। तीसरा कथन क्या कह रहा है, तीसरा कथन कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हमें क्या कहना है, कथन सत्य है अथवा असत्य है, यही बताना है।
और इसके साथ क्या बताना है, इसका कारण क्या है। अगर सत्य है तो क्यों, और असत्य है तो क्यों। तो पहले तो ये कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, इसका उत्तर क्या लिखेंगे, असत्य। यह सत्य नहीं है, मतलब यह सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, एक उदाहरण दे दिया। एक उदाहरण क्या है कि 1/2 एक परिमेय संख्या है परंतु एक पूर्ण संख्या नहीं है। ऐसे अनेकों उदाहरण हो सकते हैं। -3 भी ले लेंगे। -3 एक परिमेय संख्या है परंतु एक पूर्ण संख्या नहीं है। 3/4 ले लेंगे। यहाँ पे क्या है, 3/4 एक परिमेय संख्या है परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। -3/5 ले लेंगे। -3/5 क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या क्या होती है, वह संख्या जो p/q के रूप में हो, जहाँ p तथा q पूर्णांक हैं, q 0 के बराबर नहीं है। तो -3/5, 3/-5, 4/6, यह सभी क्या हैं, ऐसी जितनी भी संख्याएं हैं, 2, 3, 0, ये -1, -2, ये सभी क्या हैं, सभी की सभी कैसी संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं। तो हम एक उदाहरण ऐसा लेंगे जो कि पूर्ण संख्या नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए। यहाँ पर हम लोगों ने उदाहरण 1/2 लिया है, आप इसकी जगह 3/4, आपकी बहुत सारे उदाहरण हो जाएंगे। तो एक उदाहरण क्यों लेते हैं, क्योंकि असत्य के लिए एक उदाहरण ही काफ़ी है। यहाँ कह रहा है प्रत्येक, मतलब सभी, जितनी भी परिमेय संख्याएं लिखें वो सभी की सभी पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। तो 1/2 क्या हो गया, 1/2 एक परिमेय संख्या तो है परंतु एक पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या कौन कौन है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 1/2 इसमें कहीं नहीं आता। तो 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, अतः प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो बच्चों समझ में आ गया ना। आप लोग अपने से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं। आपके एग्जाम्पल में, आपके बुक के एग्जाम्पल में, उदाहरण में भी दो प्रश्न दिए हुए हैं, उनको भी आप ज़रूर हल करने का प्रयास करें और आप सीख जाएंगे।